हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है पार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल को समझने से पहले आप ये समझिए कि हमने पहले वाले वीडियो में क्या बात किया था। हम लोग ने मेनली सेल के डिविजन्स वगैरह के बारे में बात किया था, मेनली सेल का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शंस देखे थे। लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेल के एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में। जो हमने इसमें दो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला है इसमें पार्ट्स एंड सेकेंड है स्ट्रक्चर। क्लियर है? जिसमें पार्ट्स को हमने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है, स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसका देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। सेल को मेनली तीन पार्ट्स में हमने बांटा है। फर्स्ट पार्ट है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेकेंड इसी में हम लोग को पढ़ना है सेल वॉल। दूसरा है हम लोग का न्यूक्लियस, और तीसरा है हम लोग का साइटोप्लाज्म। यदि ये तीनों पार्ट्स को आपसे पूछा जाए कि हम लोग इसको कैसे किसी सेल के अंदर इसको दिखा सकते हैं, तो आप यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों पार्ट सेल में क्या कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए एक यदि हमने सेल बनाया, ठीक है। सेल मेनली दो तरह का होता है, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। मतलब हम लोग को इसमें जो बात करना है वो दो तरह के सेल के बारे में बात करना है, एक प्लांट और एक एनिमल सेल। सपोज कीजिए कि ये सेल हमने बनाया हुआ है प्लांट सेल, और सपोज कीजिए ये सेल हमने बनाया है एनिमल सेल। दो सेल है, लेकिन दोनों जो है वह स्ट्रक्चर के बेसिस पे एकदम सेम है। लेकिन यदि हम इसके बारे में बात करें तो जो प्लांट सेल होता है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाता है। इस तरह का कवरिंग आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल। ये जो एक्स्ट्रा कवर है इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, और ये फर्स्ट आउटर कवरिंग होता है किसका, प्लांट सेल का। लेकिन ये जो होगा ये कहलाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट का सेकेंड आउटर कवरिंग होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसमें जो फर्स्ट आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात क्लियर है? तो हम लोग यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बना के देखना है। लेकिन यदि अभी जो हम लोग सिंपल फॉर्म में समझना है तो ये जानना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फर्स्ट आउटर कवरिंग होता है किसका, एनिमल सेल का, लेकिन सेकेंड आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का। लेकिन सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, और प्लांट सेल का जो फर्स्ट आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। अब इस दोनों में एक और डिफरेंस है कि जो सेल वॉल होता है ये डेड मेम्ब्रेन होता है, और डेड मेम्ब्रेन होता है तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कंपोनेंट्स डेड कैसे होता है। तो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी चीज़ डेड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो सेल वॉल जो होता है वो डेड मेम्ब्रेन होता है क्योंकि इसके सेल में जो इसके वॉल है उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। लेकिन जो सेकेंड कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिविंग होता है। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहेगा, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो प्लांट सेल होगा, जो एनिमल सेल होगा उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो हम लोग का है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होता है वो मेनली होता है सेंटर पार्ट ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए कि यदि सेल है तो सेल के सबसे सेंटर पार्ट में जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो हम लोग का पार्ट से सेल का, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। जो मेनली प्लांट और एनिमल सेल सारे सेल में रहता है, और न्यूक्लियस जो होता है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पार्ट है, जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में रहेगा, वो फर्स्ट आउटर कवरिंग होगा प्लांट सेल का, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहेगा। और मेनली जो होगा प्लांट सेल का सेकेंड आउटर कवरिंग होगा कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल का जो फर्स्ट आउटर कवरिंग होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बात क्लियर है? अब हम लोग मेनली यहाँ पे थर्ड पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिस पार्ट्स का नाम है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है और ये कैसा दिखता है सेल के अंदर। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेनली एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मेनली वाटरी सबस्टांस के फॉर्म में रहता है, जो थ्रू आउट द सेल डिपोजिट रहता है इस फॉर्म में, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये इस तरह का जेली लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यदि आपसे कोई पूछता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइडी सबस्टेंस व्हिच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल बॉडी। अब जो हम लोग का बात है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल का नाम हमने यहाँ पे लोकेट किया है, जिस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या क्या है, पहला हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे सेल ऑर्गेनेल, पहले आप ये जानिएगा कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर ही मतलब साइटोप्लाज्म में ही रहता है। क्लियर है? तो पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है लाइसोसोम, पांचवा है गोल्जी एपरेटस, छठा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ किस में है? ओनली इन एनिमल सेल। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा? एनिमल सेल में रहेगा। मतलब इस सेल में कौन सा सेल कंपोनेंट्स रहेगा? सेंट्रियोल, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग को पूरा डिटेल में ही पढ़ना है। तो अभी बस आप इतना याद रखिए कि ये सारे पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग का जो 6 पॉइंट था वो क्या था? सेंट्रियोल था, जो सिर्फ किस में रहता है? एनिमल सेल। तो हमने इसमें लिख दिया है ओनली इन एनिमल सेल। यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि नहीं पाया जाता है। 6th और हम लोग का 7th पॉइंट है प्लास्टिड, ये अलग है, जस्ट इससे अपोजिट है। तो प्लास्टिड सिर्फ किस में रहेगा? प्लांट सेल में। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन हो गया कि यदि आपसे कोई पूछता है कि जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में रहेगा कि नहीं, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओनली इन प्लांट सेल। उसके बाद हमने लिखा है 8 पॉइंट में वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये भी साइटोप्लाज्म के इनसाइड रहता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। और 9th जो पॉइंट है वो हम लोग का पॉरक्सियोसोम। मतलब हम लोग ने यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर देखा है कि सेल कैसा होता है, सेल के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उसको मेनली हम लोग यहाँ से ये इस पार्ट्स की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग को 2 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। एक स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है प्लांट सेल के बारे में, दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोग को एनिमल सेल के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को बना के और उसमें हम लोग को क्या करना है, ये सारे सेलों ने जो ये तीनों जो पार्ट दिख रहा है, ये तीनों पार्ट्स को हम लोग को लोकेट करना है। अब उसमें हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा जो पार्ट है उसका कैसा स्ट्रक्चर है। फिर हम लोग को बात करना है ये सारे पार्ट्स के एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी मान लीजिए, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग के एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन कि ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मेनली एक्सप्लेन देयर फंक्शन। तो उस सिचुएशन में तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन करके सारा का आ सकता है हमारे एग्जाम में, हम लोग के एग्जाम में। तो ये सारे पार्ट्स को हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करके स्ट्रक्चर को बना के और उसके सारे पार्ट्स को हम लोग को समझना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग को 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा पार्ट्स पढ़ना है, तो यहीं से आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स इसमें आ जाएगा हम लोग का। एक आ जाएगा आपका प्लांट सेल और दूसरा पार्ट आ जाएगा एनिमल सेल। मतलब ये 2 पार्ट्स हम लोग को इसमें पढ़ने हैं। किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग को प्लांट और एनिमल सेल को लोकेट करने के लिए तो पहले हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इसको इरेज करते हैं। साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में एक तरफ प्लांट सेल को लेवल किया है, एक दूसरे तरफ एनिमल सेल को लेवल किया है और दिखाने का कोशिश किया है कि जो सेल होते हैं उसके अंदर जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल कैसा स्ट्रक्चर में दिखता है और किसका किस जगह लोकेशंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इधर प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल को आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल जो रहता है वह डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड रहता है, जिसमें सबसे इसका बाहर का जो कवर होता है वो सेल वॉल होता है, दूसरा जो होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। हमने यहाँ पे एक लेयर और लिया। ये फर्स्ट लेयर क्या है, इसको हमने मिडिल लेमिना बोला है। मिडिल लेमिना क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल का जो एक सेल को दूसरे सेल से क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडिल लेमिना जो होता है, या जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है तो इधर से क्या होगा, एक दूसरा सेल स्टार्ट होगा। तो जब दूसरा सेल स्टार्ट होगा तो मिडिल लेमिना क्या करेगा, उसके प्लाज्मा सेल वॉल से इसके सेल वॉल को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। तो यदि आपसे कोई मिडिल लेमिना का फंक्शन पूछता है तो क्या बोलिएगा कि मिडिल लेमिना जो होता है वह एक ऐसा लेयर होता है जो मेनली जो होता है 2 प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, सीमेंटिंग करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2 ईंट को जोड़ना रहता है तो हम लोग क्या डालते हैं, उसके बीच में सीमेंट डालते हैं ना। तो उसी तरीक़ा से यहाँ मिडिल लेमिना जो है वो सीमेंटिंग का काम कर रहा है।
बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग इसके इनसाइड आते हैं तो बहुत सारा पार्ट्स है, जिसमें बहुत सारा पार्ट्स में क्या है, इसके सेंटर पे दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। क्लियर है। वैक्यूल जो रहता है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ये वैक्यूल जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। मतलब अगर आपसे पूछता है कि वैक्यूल इज बॉन्डेड बाय विच मेम्ब्रेन, तो आपको क्या बोलना है? विद द हेल्प ऑफ टोनोप्लास्ट। उसके बाद इसके इनसाइड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद न्यूक्लियस है, उसके बाद न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमैटिन फाइबर है, और न्यूक्लियस से ही एक जिगजैग स्ट्रक्चर का एक सेल ऑर्गेनेल एराइज्ड है, जिस सेल ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे छोटा छोटा कंपोनेंट्स रहता है जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। जब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेपरेटली पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिर से दो पार्ट्स होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। फिर रफ और स्मूथ होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ राइबोसोम, तो हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन के टाइम में मेनली माइक्रोट्यूब्यूल्स का यूज किया जाता है। फिर से यहाँ पे है गोल्जी एपरेटर्स। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटर्स को डिक्टोसोम भी कहा जाता है। डिक्टोसोम क्यों कहा जाता है, ये बात हम लोग जब गोल्जी एपरेटर्स स्टार्ट करेंगे उस समय बात करेंगे कि मेनली डिक्टोसोम ही प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटर्स को क्यों कहा जाता है। फिर हम लोग का है प्लास्टिड, फिर हम लोग का है क्लोरोप्लास्ट। वैक्यूल तो हम बता ही चुके हैं। फिर इसमें है छोटा छोटा फ्री स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्लियर है। तो यह एक पार्टिकुलरली बेसिस पे एक सिंपल डायग्राम हमने बनाया है जो दिखा रहा है एक प्लांट सेल को, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप पे रख के प्लांट सेल को देखने का कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली लगभग जो होता है वो प्लांट सेल के तरह ही दिखता है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंट है इसका स्ट्रक्चर में, जो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है इसका लेवल करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो आप ऐसे ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर को लोकेट कर सकते हैं। तो हम लोग एनिमल सेल में देखते हैं कि ये कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इसका ऊपर का जिगजैग स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविली। माइक्रोविली जो होता है यह ऐसा स्ट्रक्चर में रहने से एनिमल सेल के अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो माइक्रोविली की हेल्प से क्या होगा? इंक्रीज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेगा तो इसमें मिनरल आयन का जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो आप इसमें फंक्शन आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग देयर सरफेस एरिया इंक्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स आयन। बात क्लियर है। उसके बाद इसका जो फर्स्ट आउटर कवरिंग होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जो यहाँ पे प्लांट सेल का लगभग दूसरा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन एनिमल सेल का फर्स्ट आउटर कवरिंग होगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें भी फ्री राइबोसोम रहता है। ठीक है। उसमें एक छोटा छोटा सेकुलर स्ट्रक्चर सेक लाइक स्ट्रक्चर में रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का भी जो फंक्शन है वो भी बहुत बार एग्जाम में आता है, जो हम लोग इसको पूरा सेपरेट करके सारे सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर फिर से उसका फंक्शन हम लोग आगे जानेंगे। अभी सिर्फ हम लोग लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है। इसके न्यूक्लियस से भी जिगजैग स्ट्रक्चर राइज होता है जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट लाइक इसके तरह यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हम इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे गोल्जी एपरेटस दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये वाला सेंट्रियोल। हर एक एनिमल सेल में दो सेंट्रियोल होता है और दोनों जो होता है वो राइट एंगल होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है टू सेंट्रियोल एट राइट एंगल टू ईच अदर। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों सेंट्रियोल जो होगा एक दूसरे पे कैसे होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर में रहेगा, एक दूसरे पे ऐसे रहेगा। और हर एक सेल में कितना सेंट्रियोल होगा, दो। उसके बाद है इसमें वैक्यूल जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा और इसमें जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। वैक्यूल का मेन फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका मेन फंक्शन है कि इसके अंदर जो होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आयन वगैरह जो होता है वो स्टोर होता है और ये ऑस्मो रेगुलेशंस वगैरह में भी हेल्प करता है। फिर से हम लोग देख सकते हैं जिगजैग स्ट्रक्चर इसमें भी है और इसमें भी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन तो पता ही है कि इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल जो है वो अपना एक्टिविटीज़ को क्या करता है, परफॉर्म करता है। मतलब एक रफ स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि
एक प्लांट सेल या एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाइए और उसको उसके पार्ट्स और सेल ऑर्गेनेल को लोकेट कीजिए, तो आपसे हो जाना चाहिए। इतना अगर आप देख लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, इसका बना के और पूरा अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आई होप आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यदि ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहेगा तो आप अच्छे से इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना में से यदि आपको कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल है, वॉल है, फिर इसका न्यूट्रिशंस है, फिर इसमें डिक्टोसोम गोजी बॉडी का जो डिफरेंस है, यही सब डिफरेंस हम लोग को निकाल के और इसका मेन डिफरेंस हम लोग को निकालना है। जो किस क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो इस सोल्यूशन का उस क्वेश्चन का है कि राइट अ मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? यदि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेनली ये सारे सेल ऑर्गेनेल, जो भी सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल का सेपरेट करके हम लोग डायग्राम निकालेंगे। फिर डायग्राम निकाल के फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसका हर पार्ट्स के बारे में, फिर उसका टाइप्स के बारे में फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। और आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।